कभी सोचा है कि एक दवा जो किसी लैब में एक छोटे से आइडिया के तौर पर शुरू होती है, उसे हमारी नज़दीकी फार्मेसी तक पहुंचने में कितना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करना पड़ता है? ये सफ़र इतना कठिन है कि लैब में बने हर 10,000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ सिर्फ एक ही दवा बन पाता है। आज हम इसी अविश्वसनीय अरबों डॉलर वाले और सालों लंबे सफ़र की एक-एक परत खोलेंगे। फार्मा रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, एक नए अणु का दवा बनने तक का रास्ता चुनौतियों से भरा है। चलिए इस बेहद जटिल प्रक्रिया को हम सब मिलकर एक-एक कदम करके समझते हैं। ये है हमारे आज के सफ़र का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी लैब से शुरू करेंगे, जहां सुरक्षा की नींव रखी जाती है। फिर इंसानों पर होने वाले पहले टेस्ट्स को देखेंगे और उन निर्णायक चरणों से गुजरेंगे जहां दवा का असर साबित होता है, और आखिर में हम मंजूरी के बाद की दुनिया पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया के पैमाने को समझना जरूरी है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक 10 से 15 साल लंबी और अरबों डॉलर की मैराथन है। ये टाइमलाइन देखिए। शुरुआती खोज से लेकर आखिरी मंजूरी तक दशकों लग जाते हैं। हर एक पड़ाव अपने आप में कई कई साल ले लेता है। हमारे सफर का पहला बड़ा पड़ाव आता है प्री क्लिनिकल चरण। इसे आप इंसानी परीक्षणों का एंट्री गेट भी कह सकते हैं, जहां किसी भी दवा के उम्मीदवार को लैब में अपनी काबिलियत और सबसे जरूरी अपनी सुरक्षा को साबित करना होता है। ये चरण सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखता है और इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है फार्माकोलॉजी, यानी दवा शरीर में जाकर बीमारी पर काम कैसे करेगी। दूसरा टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके ये पक्का किया जाता है कि दवा कहीं जहरीली तो नहीं। तीसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, आसान भाषा में हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, मतलब उसे कैसे सोखता है, कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे बाहर निकालता है। इसी से सही डोज तय होता है। और चौथा CMC या मैन्युफैक्चरिंग, ये सुनिश्चित करता है कि दवा की हर डोज, चाहे वो गोली हो या इंजेक्शन, वो एक जैसी और एकदम शुद्ध हो। सोचिए, सिर्फ इस बुनियाद को बनाने में ही 3 से 6 साल तक लग सकते हैं। इन सालों के लैब टेस्ट्स के बाद सारा का सारा डेटा एक बहुत बड़े दस्तावेज में इकट्ठा किया जाता है, जिसे कहते हैं IND एप्लीकेशन। ये समझिए कि क्लिनिकल ट्रायल के अखाड़े में उतरने का टिकट है। रेगुलेटरी एजेंसियां इसके हर एक पहलू की बारीकी से जांच करती हैं और तब जाकर यह फैसला लेती हैं कि दवा इंसानों पर टेस्ट शुरू करने के लिए ज्यादा सुरक्षित है या नहीं। और जैसे ही IND को मंजूरी मिलती है, हम क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेज 1 में कदम रखते हैं। इस चरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, सुरक्षा। फेज 1 का मिशन एकदम साफ है, सुरक्षा, सुरक्षा और बस सुरक्षा। ये पहली बार होता है जब दवा इंसानी शरीर में जाती है। वैज्ञानिक बहुत ही कम डोज से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे डोज को तब तक बढ़ाते हैं जब तक वो अधिकतम सुरक्षित डोज का पता न लगा लें, जिसे शरीर बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के सहन कर सके। इस चरण में आमतौर पर 20 से 100 स्वस्थ स्वयंसेवक शामिल होते हैं। हाँ, स्वस्थ, क्योंकि अभी ध्यान बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि केवल दवा की सुरक्षा पर है। ये चरण करीब करीब 1.5 साल तक चल सकता है और यहीं पर लगभग 30% दवाएं असुरक्षित होने की वजह से रेस से बाहर हो जाती हैं। जो 70% आगे बढ़ती हैं, वे अगले चरण की चुनौती के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, फेज 1 में सुरक्षा तो साबित हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। फेज 2 में हम पूछते हैं, क्या ये दवा वाकई में उस बीमारी पर असर भी करती है जिसके लिए इसे बनाया गया है? इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का चरण। अब आता है असली इम्तिहान। यहां पहली बार दवा उन मरीजों को दी जाती है जिनके लिए वो बनी है। इसका मुख्य लक्ष्य ये देखना है कि क्या दवा बीमारी पर कोई असर डाल भी रही है या नहीं। वैज्ञानिक सबसे असरदार डोज खोजने की कोशिश करते हैं और हां, सुरक्षा पर तो नजर बनी ही रहती है। इस फेज में मरीजों की संख्या बढ़कर 100 से 300 तक हो जाती है, लेकिन यहां कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। सफलता की दर गिरकर सिर्फ 33% रह जाती है। जी हां, 2/3 दवाएं यहीं फेल हो जाती हैं। इसीलिए इस फेज को दवा विकास की मौत की घाटी भी कहा जाता है। ज्यादातर दवाएं इसलिए फेल होती हैं क्योंकि जो असर उन्होंने लैब में दिखाया था, वो इंसानी मरीजों में देखने को नहीं मिलता। जो दवाएं फेज 2 की इस मौत की घाटी को पार कर लेती हैं, वो इस मैराथन के सबसे बड़े, सबसे लंबे और सबसे महंगे चरण में दाखिल होती हैं।
ये वो निर्णायक परीक्षण है जो दवा की मंजूरी के लिए आखिरी और सबसे मजबूत सबूत पेश करता है। फेज 3 का लक्ष्य होता है निर्णायक सबूत इकट्ठा करना। इन परीक्षणों को यह साबित करना होता है कि दवा सिर्फ काम ही नहीं करती, बल्कि बाजार में पहले से मौजूद इलाजों से बेहतर या कम से कम उतनी ही असरदार और ज्यादा सुरक्षित है। इसमें अलग अलग उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थितियों वाले हजारों मरीजों को शामिल किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि दवा असल दुनिया में सभी के लिए कारगर होगी। ये परीक्षण बहुत बड़े होते हैं जिनमें हजारों मरीज शामिल होते हैं और ये 3 से 4 साल तक चल सकते हैं। यही वजह है कि ये सबसे महंगे चरण होते हैं, इन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और इस आखिरी बड़ी बाधा को पार करने के बाद भी सिर्फ 25 से 30% दवाएं ही मंजूरी के लिए आगे जा पाती हैं। ये चार्ट दवा विकास की इस कठिन चुनौती को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जरा देखिए कि कैसे हर चरण में सफलता की दर लगातार गिरती जाती है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो सिर्फ सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार दवाओं को ही अंत तक पहुंचने का मौका देता है। और अगर फेज 3 भी सफल रहता है तो 1 दशक से भी ज्यादा की मेहनत, प्री क्लिनिकल से लेकर तीनों फेज तक का सारा डेटा, हजारों लाखों पन्नों की रिपोर्ट्स, सब कुछ एक विशाल दस्तावेज में इकट्ठा किया जाता है, जिसे कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन या NDA। ये मंजूरी के लिए रेगुलेटर्स के सामने पेश की जाने वाली अंतिम फाइल होती है। लेकिन रुकिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मंजूरी मिलने के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवा के मंजूर होने और बाजार में आने के बाद एक आखिरी और लगातार चलने वाला चरण शुरू होता है, जिसे फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग निगरानी कहते हैं। दवा का बाजार में आना सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। फेज 4 में जब लाखों लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं, तब उसके असर पर लगातार नजर रखी जाती है। यहीं पर वो दुर्लभ या लंबे समय में होने वाले साइड इफेक्ट्स का पता चलता है जो कुछ हजार लोगों के ट्रायल में शायद कभी नजर ही ना आए हों। और इतना ही नहीं, कभी-कभी इसी चरण में दवा के कुछ नए और अनपेक्षित फायदे भी सामने आ जाते हैं। और अंत में ये एक आंकड़ा इस पूरी प्रक्रिया की अविश्वसनीय कठिनाई को बयां कर देता है। क्लिनिकल परीक्षणों में दाखिल होने वाली हर 10 दवाओं में से 9 दवाएं कभी भी बाजार तक नहीं पहुंच पाती। 90% की विफलता दर। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब यह बात और भी साफ हो गई होगी कि दवा की दुकान पर मिलने वाली हर एक गोली के पीछे कितनी मेहनत, कितना विज्ञान और कितनी ही असफलताओं की कहानी छिपी होती है। फार्मा रिसर्च से सीखते रहें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, इस 90% की विफलता दर के बावजूद आज भी हजारों वैज्ञानिक कैंसर, अल्जाइमर और अनगिनत दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाएं बनाने के लिए इसी कठिन रास्ते पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भविष्य की कौन सी चमत्कारी दवा इस समय इस चुनौती के किस पड़ाव को पार कर रही होगी?